नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं हर्षिता सावंत। भारतीय बाजारों में आज फिर खरीदारी का रुख है, लेकिन जो 17,783 तक का हाई छुआ उसके बाद हल्की सी मुनाफा वसूली। अभी भी 17,700 के ऊपर करीब करीब आधा % का इजाफा, 72 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है निफ्टी पर। निफ्टी बैंक का जायजा भी ले लेते हैं, जहां पर 205 अंकों की बढ़त है। आज 41,500 तक के लेवल्स को इसने छुआ जरूर है ऊपरी तरफ पर, लेकिन ऊपरी लेवल्स पर यही हुआ है कि हल्की सी मुनाफा वसूली। एडवांस डिक्लाइन रेशियो नेक टू नेक है, लेकिन बढ़ने वाले शेयरों की संख्या ज्यादा है। आज मिड कैप्स का प्रदर्शन बेहतर है, 144 अंकों की बढ़त पर दरअसल कारोबार देखने को मिल रहा है। आपके सामने इनफैक्ट निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स लेकर आते हैं, उससे अंदाजा लग जाएगा कि कहां से तेजी आ रही है। मेटल काउंटर्स का आज योगदान है। टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू, हिंडाल्को जैसे काउंटर्स तेजी की तरफ बैठे हैं आज। इसके अलावा आप देखिएगा भारतीय एयरटेल, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक और कोटक जैसे स्टॉक्स में तेजी होती हुई, लेकिन मुनाफा वसूली बजाज फाइनेंस में, मारुति में, एशियन पेंट और आईटीसी जैसे काउंटर्स में देखने को मिल रही है। तो ये फिलहाल मार्केट का ओवरऑल मोड माहौल है। अब यहां से आगे क्या रणनीति होगी और हमारे 3 जानकार जो इस हफ्ते हमारा साथ दे रहे हैं, उनके रिटर्न्स की स्थिति क्या है, जायजा लेते हैं उसका। तो मैदान में है अमित सेठ, प्रशांत सावंत और रुचित जैन। प्रशांत लीड कर रहे हैं 7.4% के रिटर्न्स के साथ। अमित ने लगभग 4% के रिटर्न्स कमाए हैं और रुचित करीब आधे % के रिटर्न्स पर बैठे हैं। यह है अब तक का हाल, लेकिन यहां से आगे स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, कैसे फायदा उठाएंगे इस मार्केट के ट्रेंड का, सीधे उन्हीं से पूछते हैं। अमित, गुड मॉर्निंग। बताइए क्या सलाह है दर्शकों को, आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं इस मार्केट को आज? गुड मॉर्निंग हर्षिता मैम। हर्षिता मैम, अगर हम इंडेक्स को देखें तो 17,800 निफ्टी पे एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस है और ऑन द डाउन साइड 17,500 एक सपोर्ट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आफ्टर सच अ फैंटास्टिक रैली मार्केट एक कंसोलिडेशन मोड में चला गया है। तो हमें थोड़ा वेट करना चाहिए इंडेक्स में ट्रेडिंग के लिए। यहाँ तो 17,800 850 का ब्रेकआउट है, देन वी कैन मेक एन एंट्री, या फिर हमें एक अच्छा डिप मिले कोई मीनिंगफुल, तब वहां पे एंट्री बनानी चाहिए। सिमिलरली बैंक निफ्टी में 41,500 इज शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस ओआई डेटा को देखते हुए, एंड ऑन द डाउन साइड 40,800 एंड 41,000 इज अ गुड सपोर्ट एरिया। तो स्ट्रक्चर 2 से 3 दिनों का देख के लगता है कि मार्केट एक तरह के साइडवेज कंसोलिडेशन में चली गई है। तो हमारा फोकस स्टॉक स्पेसिफिक रहना चाहिए। देयर आर सर्टेन सेक्टर्स एंड स्टॉक्स व्हिच आर डूइंग वेल, तो हमारा फोकस वहां पे रहना चाहिए फॉर द टाइम बीइंग। ओके, तो स्पेसिफिक स्टॉक्स और जहां पर प्रदर्शन अच्छा है वो आइडेंटिफाई करेंगे। प्रशांत, बताइए आपकी स्ट्रैटेजी। जी हर्षिता, गुड मॉर्निंग और गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। सभी दर्शकों को नमस्कार। तो सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट जस्ट शेयर करूंगा क्विकली। 27 और 30 अक्टूबर के बीच जो रेंज बनती है हर्षिता, वो नॉर्मली अगले बजट तक के लिए क्रूशल होती है। इसका हाई क्रॉस होने पे एक रैली आती है और लो ब्रेक करने पे एक कंसोलिडेशन या थोड़ा सा डाउनवर्ड मूव आता है। तो अगले 3 दिनों की जो रेंज होगी वो बहुत क्रूशल होगी। मुझे लग रहा है कि जैसे बिल्कुल अमित ने कहा, मेरी राय उसी के साथ मैच कर रही है कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आज और कल में। तो जिनके भी लॉन्ग्स होंगे उनको निफ्टी में एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 17,640 का, ताकि कोई रिवर्सल आए तो आपका प्रॉफिट बुक हो जाए। यहाँ पे मैं फ्रेश लॉन्ग्स नहीं रखना चाहूंगा, क्योंकि 17,850 ये एक बहुत अहम रेजिस्टेंस है। तो फिलहाल इंडेक्स स्पेसिफिक मेरी कोई भी ट्रेड नहीं होगी, मैं स्टॉक स्पेसिफिक ही रहूंगा। दोनों ही इंडाइसेस में, बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ही सिर्फ मैं वॉच लिस्ट पे रखूंगा, बट स्टॉक स्पेसिफिक डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि हम लॉन्ग शॉर्ट मिक्स कर सकते हैं। ओवरऑल जो मेरा ज्यादा रुझान होगा वो लॉन्ग की तरफ होगा। ओके, तो लॉन्ग्स की तरफ ही फोकस रहने वाला है प्रशांत का भी। रुचित, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? कोई खास सेक्टर जो आप ट्रैक कर रहे हैं आज? जी वेरी गुड मॉर्निंग हर्षदा जी। चलिए जी, ओवरऑल बायसनेस नो डाउट मेरा अभी भी पॉजिटिव है मार्केट को लेके। और यहाँ पे अभी तक जब तक कोई रिवर्सल के संकेत नहीं आते, स्पेशली डॉलर इंडेक्स में भी हमने देखा है कि अब तो अच्छा करेक्शन आया है। तो आई थिंक ये डॉलर इंडेक्स में जब तक फिर से रिवर्सल या अपट्रेंड का रिजम्पशन होते हुए साइंस नहीं दिखते, तब तक इक्विटी मार्केट्स में पॉजिटिविटी कंटिन्यूड रहेगी। सो मेरे भी दोनों आज बाय साइड के ट्रेड ही रहेंगे। पेपर इंडस्ट्री स्पेशली फोकस में रहेगी। आप अगर पेपर स्टॉक्स कुछ देखेंगे तो काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में आज ब्रेकआउट देखने मिले हैं कुछ कुछ स्टॉक्स में। सो आई थिंक पेपर स्टॉक्स ट्रेडिंग के लिए फोकस में आज रह सकते हैं। पेपर काउंटर्स फोकस में, तो ये थोड़ा सा कैश मार्केट पर भी नजरें होनी चाहिए ओवरऑल। चलिए एक एक करके सर ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। पहले तो देखते हैं किसके पोर्टफोलियो में क्या है। तो एक तो टॉप ट्रेड्स वाला जो पैक है वो लेकर आइएगा प्लीज डायरेक्टर साहब। रुचित जैन का भारत फोर्ज 2.5% के रिटर्न्स कमा कर गया है। पीएनबी में करीब 4.5% के रिटर्न्स प्रशांत ने बनाए और अमित सेठ ने बीडीएल दिया था जिसमें भी 5% तक के रिटर्न्स बने।
अब सवाल यह है कि इस पोर्टफोलियो में क्या बदलाव देखने को मिलेगा। भारत फोर्ज आपने बुक किया 824 के आसपास रुचित। इसके अलावा आपके पास यूएसएल का ट्रेड अभी भी खुला है। भारत फोर्ज जो हमारे दर्शक अभी भी होल्ड कर रहे हैं, उनको भी सलाह यही है क्या प्रॉफिट बुक करने की? जी यस, अगर ट्रेडिंग पोजीशंस हो तो एक बार यहाँ पे मुनाफा वसूली की जा सकती है, और अगर डिक्लाइंस में फिर से जब भी 800 के आसपास आता है, क्योंकि जो ब्रेकआउट लेवल था वो 800 का था, तो बायन डिप्स की डिक्लाइंस में फिर से ऐड कर सकते हैं। बट मिड टू लॉन्ग टर्म व्यू पॉजिटिव है, सो मेरी सलाह रहेगी कि ट्रेडिंग पोजीशंस में प्रॉफिट बुक करें, लेकिन अगर मीडियम टर्म का व्यू है तो डेफिनेटली होल्ड किया जा सकता है अभी भी। तो अगर आपने ट्रेड के लिए लिया था तो प्रॉफिट बांध लीजिएगा, लेकिन मिड टर्म के लिए होल्ड करने का इरादा है तो कंटिन्यू कीजिए। नया क्या जोड़ रहे हैं रुचित, और यूएसएल में भी बने रहने की जो पोजीशन आपकी है, इसके साथ क्या जोड़ेंगे? जी बिल्कुल, यूएसएल में अभी भी बने रहने की सलाह रहेगी, और फ्रेश ट्रेड जैसे मैंने कहा कि पेपर स्टॉक्स मेरे पहले फोकस में रहेंगे, तो जेके पेपर करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह है, जो आज अच्छे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दे रहा है। करंटली 403 के आसपास ट्रेड कर रहा है, अच्छे वॉल्यूम्स भी है, मॉर्निंग के 1 घंटे में अच्छे वॉल्यूम्स भी है स्टॉक में, तो 403 के आसपास अभी बाय करे, 390 का स्टॉप लॉस रखे, 440 तक के शॉर्ट टर्म टारगेट्स के लिए। 440 के टारगेट के लिए एक मौका है तेजी का, 390 का स्टॉप लॉस लगेगा। यह है जेके पेपर, लगभग 4% ऊपर मोमेंटम है, मोमेंटम का फायदा उठाए, 440 का टारगेट रहेगा। चलिए अब प्रशांत का पोर्टफोलियो देख लेते हैं। प्रशांत, पहले तो पंजाब नेशनल बैंक पर आपकी राय चाहिए। करीब 4.5% तक के रिटर्न्स इसमें बने। इसमें कल आपने प्रॉफिट बांधा, इनफैक्ट मैं देख रही हूँ आपने एनएचपीसी, एमसीएक्स, आईजीएल जैसे ट्रेड सब में मुनाफा वसूल लिया है। अगर हमारे दर्शक इनमें से कोई ट्रेड होल्ड कर रहे हैं जो आज स्पेशली आपने बुक किया, उनके लिए सलाह क्या होगी? जी हर्षदा, पीएनबी मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट 42 के ऊपर दे रहा है। इसमें कोई भी डिप जब तक ये 41 के लेवल्स के ऊपर है, इसमें बाइंग ही होनी चाहिए। पोजिशनल ट्रेड होगा और जो टारगेट्स मैंने दिए थे वो इंटैक्ट रहेंगे। जैसा एक वक्त पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक चला था, मुझे लग रहा है पीएनबी अब उसी तरह से चलेगा। तो डेफिनेटली इट्स अ बाय ऑन एवरी डिप, क्लोजिंग बेसिस 41 स्टॉप लॉस रख के होल्ड कीजिए। और जो नेक्स्ट स्टॉक आज मैंने बुक किया था आईजीएल, वो भी मुझे लग रहा है कि अपने टारगेट के करीब 440 470 तक जा सकता है। तो अभी आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कीजिए। हमारी जो बाई थी वो 404 पे हुई थी, अब आप बहुत कंफर्टेबली 408 पे अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख के बने रही। ओके, तो ये बात हुई आईजीएल की, और दूसरे काउंटर्स की। नया आज क्या ऐड कर रहे हैं आप? हर्षदा, फिलहाल मैं एक स्टॉक जो ऐड करूंगा वो होगा वेदांता 291 के लेवल्स पे, और इसमें जो स्टॉप लॉस में रखूंगा वो होगा 282 का 282, और टारगेट में जो इसमें देख रहा हूँ करीबन 310 से लेके 315 का होगा। 310 से 315 के टारगेट के लिए वेदांत में तेजी की पोजीशंस। आज मेटल में अच्छी रौनक देखने को मिली है। ओवरऑल ग्लोबल साइकिल मेटल्स की तेजी की तरफ इंडिकेट कर रही है, इसीलिए माहौल बन रहा है स्टॉक मार्केट में भी। तो 4% ऊपर है, 310 का टारगेट रहेगा, 282 आपके लिए स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। चलिए अब अमित का पोर्टफोलियो देख लेते हैं। अमित ने एक तो बीडीएल और कोची शिपयार्ड दोनों में मुनाफा आज सुबह में बांधा है, टाटा केमिकल्स को होल्ड कर रहे हैं। अमित, दर्शकों के लिए क्या सलाह है बीडीएल और आपके इस कोची में पोजीशन रखें या काट लें? हर्षा मैम, अगर बीडीएल का हम चार्ट देखें तो इसमें इट्स ऑन द वर्ज ऑफ अ मंथली ब्रेकआउट। अगर ये 980 के ऊपर जैसे अगर सस्टेन करता है तो काफी अच्छा। मुझे लगता है कि आज के सत्र में अर्ली मॉर्निंग में इसमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आई है। चार्ट का स्ट्रक्चर डेफिनेटली इंटैक्ट है, मंथली चार्ट्स इसके काफी पॉजिटिव हैं। तो कोई भी डिप आए तो इसमें एंट्री जरूर बनानी चाहिए पोजिशनली, जब तक 950 के लेवल्स इंटैक्ट हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगले 1 महीने के अंदर ये स्टॉक में पॉसिबिलिटी है 1100 के लेवल्स टच करने के लिए। सिमिलरली कोचिन शिपयार्ड का भी स्ट्रक्चर बहुत पॉजिटिव है। शो के लिहाज से खाली मैंने प्रॉफिट बुक किया है। वहां पे एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है, इनफैक्ट जहां से बुक किया वहां से और तेजी आ रही है इसमें। काफी दिनों के कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक वापस निकला, तो यहाँ भी पोजीशन बनाए रखें। स्टॉप लॉस रिवाइज करके रहेगा 530 का। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे भी 600 के लेवल्स एक महीने तक आ सकते हैं। ओके, तो बेसिकली कोची शिपयार्ड जैसे ट्रेड्स को आप कैरी करेंगे, वहां पर अभी भी मोमेंटम जो है तेजी का बना हुआ है। नया क्या जोड़ रहे हैं अमित? मिड कैप बैंक्स में काफी ट्रैक्शन है। मुझे करूर व्यासा बैंक काफी अच्छा लग रहा है, काफी कंसोलिडेशन के बाद ये बाहर आ रहा है। इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ काफी स्ट्रॉन्ग है और एकदम स्टॉक इज ऑन द वर्ज ऑफ अ ब्लू स्काई टेरिटरी। करंटली इसका प्राइस 99 है, बाय की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 95 का और टारगेट रहेंगे 110 के।
110 के टारगेट के लिए तेजी, 95 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा, 99 के आसपास। आज करूर व्यासा बैंक करीब 7% की तेजी में है और मोमेंटम आगे बढ़ने के आसार है। अमित, दूसरा स्टॉक आइडेंटिफाई किया है या फिर बाद में जोड़ने का प्लान? नेक्स्ट स्टॉक जो मुझे पसंद आ रहा है दैट इज महिंद्रा एंड महिंद्रा एक कंसोलिडेशन बेस यू शेप पैटर्न से बाहर आ रहा है। स्टॉक ने काफी अच्छा कंसोलिडेशन किया, अपने तीनों मूविंग एवरेजेस 10, 20 और 50 और एक बेस बना के अंडरकट करते हुए बाहर आ रहा है। तो मुझे लगता है स्टॉक इज वंस अगेन हेडेड फॉर इट्स ऑल टाइम हाई। 1296 का इसका प्राइस है। बाय की सलाह है, टारगेट्स रहेंगे लगभग 1375 के और स्टॉप लॉस रखूंगा 1260 का। ओके, तो 1260 के स्टॉप लॉस के साथ दरअसल 1375 के लिए ये एक ट्रेड आ रहा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा में खरीदारी करके चले दिग्गज ऑटो कंपनी, जिस पर आज अमित ने तेजी का कॉल लिया है। रुचित, आपका क्या प्लान है? जेके पेपर एक ऐड किया, यूएसएल वैसे भी है, अगला ट्रेड? ये अगला ट्रेड एक पैकेजिंग स्टॉक है जिसमें एक पुलबैक मूव के लिए रिकमेंडेशन है, वो है यूफ्लेक्स। 735 के आसपास करंटली चल रहा है। तो यहाँ पे पुलबैक ट्रेड है क्योंकि स्टॉक अपने वीकली डेली चार्ट के सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है और सपोर्ट्स पे से आप रीसेंट हिस्ट्री देखिए तो जब भी प्राइस अप मूव आ रहे हैं तो अच्छे वॉल्यूम्स हो रहे हैं, डिक्लाइंस पे कम वॉल्यूम हो रहा है। तो यहाँ पे 735 पे करंट लेवल्स पे खरीदारी करे स्टॉक को। 712 का स्टॉप लॉस रहेगा, 712 का, और 805 805 रुपीज का नियर टर्म टारगेट्स रहेंगे। 805 के टारगेट के लिए यूफ्लेक्स में खरीदारी करने की सलाह, 712 स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। ये भी एक देखिए तेजी वाला ट्रेड, स्टॉक करीब 2-2.25% ऊपर है। प्रशांत, वेदांत के साथ दूसरा ट्रेड है हाथ में? दूसरा ट्रेड बिल्कुल मेरे हाथ में था और वो अमित ने ले लिया M&M का। तो फिलहाल मैं वेट करूंगा क्योंकि मैं ऑलमोस्ट M&M देने को था और मुझे एक्सपेक्टेड था कोई ना कोई देगा, तो फिलहाल मैं वेट करूंगा। नहीं, ऐसी होता है क्योंकि जब जहां पर एक्शन है वो अनडाउटेडली तीनों में से एक ना एक जानकार डेफिनेटली आइडेंटिफाई कर लेगा। तो M&M अमित के हाथ में आ गया, प्रशांत के हाथ से निकला, लेकिन एक जगह खाली है प्रशांत के पोर्टफोलियो में, उस पर एक व्यू लेकर आएंगे। अच्छा, आपका भी टारगेट ये 1375 के आसपास का ही था या फिर उससे ऊंचे के टारगेट्स पर आपकी नजरें हैं? मेरा पोजिशनली टारगेट 1 करीबन यही है, बट मेरा जो ओवरऑल टारगेट में दिख रहा हूँ वो करीबन 1450 तक दिख रहा हूँ। मुझे लग रहा है ये बहुत बड़ी ट्रेंड के बाद कंसोलिडेट किया था, अब ये रीएक्यूमुलेशन साबित हुआ और मेरे हिसाब से ये नेक्स्ट मूव के लिए तैयार है। नेक्स्ट मूव के लिए तैयार M&M 1400 के बियॉन्ड जाने की तैयारी, लेकिन फिलहाल नियर टर्म टारगेट जो है 1375 का आप लेकर चलेंगे। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते हैं प्रशांत के हाथ में कुछ आता है या नहीं। ऑफ कोर्स जायजा लेंगे ओवरऑल मार्केट का भी। आप बने रहे CNBC आवाज के साथ। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मार्केट के एक्शन पर नजरें रखिए। 215 पॉइंट ऊपर निफ्टी बैंक और करीब करीब 90 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है निफ्टी में। यह आपके लिए ताज़ा हाल मार्केट का, ज़्यादा कुछ बदला नहीं है ऐसे मार्केट में। जिन स्टॉक्स में सुबह से तेजी बनी हुई है वो कायम है, लेकिन एक स्टॉक है जो धीरे धीरे करके प्रेशर में आ रहा है और वो दरअसल है माइंडट्री आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। करीब 66 रुपए की गिरावट, 2% का नुकसान यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नतीजों के बाद माइक्रोसॉफ्ट की सब्सिडरी अजोर की कमेंट्री आई है और अजोर के साथ मिलकर माइंडट्री काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स पर काम भी करती है, तो उसी का एक ओवरहैंग है। एग्जैक्टली हो क्या रहा है और अजोर की कमेंट्री थोड़ी सी फीकी पड़ना माइंडट्री के लिए कितनी बड़ी खतरे की घंटी है? यतिन हमारे साथ है। यतिन, स्टॉक तो फिसला है, लेकिन क्या वार्निंग बेल्स बज चुकी है एनालिस्ट की तरफ से? देखिए, माइक्रोसॉफ्ट के जो नतीजे आए, इनफैक्ट वहाँ गूगल और दूसरी जो आईटी कंपनीज हैं उनके नतीजे आए, तो उनका जो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस डिवीजन है वहाँ आपको दिखेगा कि थोड़े बहुत स्लो डाउन के इंडिकेशंस हैं। इनफैक्ट अजोर की अगर आप बात करें तो यहाँ इन्होंने केपेक्स भी लगभग 11% साल दर साल बेसिस पे कम किया है। इसका मतलब ये है कि थोड़ा बहुत स्लो डाउन के लिए कंपनी अपने आप को प्रिपेयर कर रही है। और अगर हम माइंडट्री की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट के एजोर प्लेटफॉर्म के जरिए इनको काफ़ी अच्छा बिजनेस, एक बड़ा चंक बिजनेस का आता है। एनालिस्ट की जो एस्टिमेट रेंज है वो 20 से 40% के आसपास है, क्योंकि अलग अलग माइक्रोसॉफ्ट के प्लेटफॉर्म्स और क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस पे माइंडट्री अपने क्लाइंट्स को ऑनबोर्डिंग कराता है। तो कहीं ना कहीं जो एनालिस्ट नोट्स आ रही हैं आज, और ये जो माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी कंपनियों में आपको 7-8% के कट दिख रहे हैं, तो क्लियरली यूएस मार्केट्स में ये इंडिकेशन है कि क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस जो अब तक
इंसुलेटेड था और अच्छी ग्रोथ दिखा रहा था, शायद आगे चलते हुए आपको स्लो ग्रोथ का जो है खामियाजा भुगतना पड़े, क्योंकि यूएस मार्केट्स थोड़े बहुत रिसेशन के जो कगार पे है, उसको लेके काफ़ी चिंता आपको बनती हुई नजर आ रही है। और इसका एक रब ऑफ इफेक्ट, बड़ा रब ऑफ इफेक्ट आपने माइंडट्री के शेयर में आज देखा है, क्योंकि स्टॉक लगभग 2% नीचे है। यही कंसर्न्स पे कि अगर अज्योर ग्लोबली और जो सिग्नलिंग हो रही है यूएस मार्केट में, उसके शायद आपको यहाँ परिणाम आते हुए दिखाई देंगे, और इसीलिए थोड़े बहुत स्लो डाउन के आसार के हिसाब से पूरा आईटी पैक, स्पेशली माइंडट्री, आपको प्रेशर में आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जी हाँ, ग्लोबल आईटी कंपनियों की हालत थोड़ी सी अब खस्ता होती दिखाई दे रही, प्रेशर है, और वहां पर कई सारे टूल्स भारतीय आईटी कंपनियां भी इस्तेमाल करती हैं, इसीलिए माइंडट्री पर नजरें आपकी होनी चाहिए। धीरे धीरे करके फिसलता हुआ ये काउंटर, मुझे याद है 2020 में इन्होंने इनफैक्ट एक डेडिकेटेड यूनिट माइक्रोसॉफ्ट के साथ प्रोजेक्ट्स पर काम करने के लिए स्थापित की थी, और अब हम देखिए 2022 में वहीं से सिग्नल्स आ रहे हैं कि थोड़ा सा स्लो डाउन आ सकता है इस कारोबार से जुड़ा हुआ। शुक्रिया यतिन इस अपडेट के लिए। स्टॉक आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर लेकर आएंगे। करीब करीब 67 रुपए तक की नुकसान पर कर रहा है कारोबार, 2% नीचे। चार्टिकली इसके उसको भापते हैं। रुचित, अगर आप एक आइडिया दे सके, चार्ट क्या इंडिकेट कर रहा है? थोड़ा सा कट आया है स्टॉक में, लेकिन क्या ये एक बड़ी गिरावट की तरफ इशारा है या फिर संभलने के आसार हैं? कहीं ना कहीं सपोर्ट है बीच में? आई थिंक बड़ी गिरावट नहीं, बट नियर टर्म में आपको ये स्टॉक में थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस शायद देखने मिल सकता है, क्योंकि स्टॉक में जो हम पिछले तेजी भी देखे उसमें इतने बड़े वॉल्यूम्स नहीं हुए थे रिसेंट अपमूव में जब दूसरे आईटी स्टॉक चले हैं। सो आई थिंक यहाँ पे रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस दिखेगा, और शॉर्ट टर्म में आपको 3350 3360 में भी यहाँ से और 40-50 रुपए का डाउन मूव करेक्शन दिख सकता है। बट आई थिंक विद इन द आईटी स्पेस देखेंगे तो अगर लार्ज कैप आईटी में देखना है तो इन्फोसिस आई थिंक बेटर लग रहा है कंपेयर टू माइंडट्री, और मिड कैप आईटी में जाना है तो केपीआईटी टेक्नोलॉजीज, जिसने मंदी में भी एक अच्छी आउट परफॉर्मेंस दिखाई थी, आई थिंक ये दोनों स्टॉक्स विद इन द आईटी स्पेस ज्यादा प्रिफर्ड रहना चाहिए ट्रेडर्स के लिए। ठीक है, तो ये फिलहाल केपीआईटी एक बेटर ट्रेड, माइंडट्री में थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। प्रशांत, समय था आपके पास, कुछ मिला या फिर सेकंड हाफ में कुछ और टाइम लेकर आप जोड़ेंगे? हर्षदा, जस्ट मुझे मिल गया है। मैं एक पीएसयू बैंक के साथ जाना चाहूंगा, जो मुझे लग रहा है कि ये सेक्टर मुझे लग रहा है कि आउट परफॉर्म करेगा अगले 1 से 1.5 महीने के लिए। इसमें शायद ये लीडर हो जो होगा स्टेट बैंक एसबीआई, तो ये करीबन अभी 582-50 के आसपास चल रहा है। मैं यहाँ पे इसको बाय करना चाहूंगा। स्टॉप लॉस में रखूंगा 565 565, और टारगेट मेरा होगा 635 का टारगेट 1635, और 650 का टारगेट 2। 635 पहला टारगेट, 650 दूसरा टारगेट। बात हो रही है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। 0.5% ऊपर इस समय स्टॉक ट्रेड करता हुआ। एक अच्छा मोमेंटम इसमें दरअसल आज के दिन नजर आया है। एक एक करके सारे जानकारों के पोर्टफोलियो पर नजर डालेंगे, लेकिन एक दो ट्रेड्स पर मैं वेरी क्विकली आपकी राय लेना चाह रही हूँ। अमित, अगर आप जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसपीएल, टाटा स्टील और हिंडाल्को, ये 4 ट्रेड्स देखें, चारों में तेजी देखने को मिल रही है। इनमें से कोई ट्रेड जहां पर आपको लग रहा है एक पोजीशन खड़ी की जा सकती है? और इन सब में मैं देख रही हूँ ओपन इंटरेस्ट एडिशन थोड़ा सा घटा है, तो शायद कुछ शॉर्ट की जो पोजीशंस थी वो अनवाइंड हुई हैं, लेकिन सेल में लगभग 7% का ओआई एडिशन और 3% की तेजी। क्या सेल एक सेफेस्ट ट्रेड है आज ट्रेडर्स के लिए? डेफिनेटली हर्षिता मैम, मेटल स्टॉक्स में हम काफी ट्रैक्शन देख रहे हैं। सेल एक कंफर्टेबल ट्रेड है, इसने एक रेंज ब्रेकआउट दिया है। करंटली इसका प्राइस 82 है, 79 के स्टॉप लॉस से मुझे लगता है 86 87 के टारगेट्स मिल सकते हैं। इसके अलावा लेकिन जो मेरे को स्टॉक जो पसंद आ रहा है दैट इज जिंदल स्टील एंड पावर। ये वाला स्टॉक मैंने सवेरे मॉर्निंग शो में भी रिकमेंड किया था। इसका स्ट्रक्चर मेरे को काफी पॉजिटिव लग रहा है, बिकॉज ये अपने बहुत बड़े रेजिस्टेंस को ऑलरेडी क्रॉस कर रहा है। करंटली इसका प्राइस 467 का है, इसमें बाय की सलाह है 457 का स्टॉप लॉस, और टारगेट रहेंगे 487 के। 487 के टारगेट के लिए जिंदल स्टील एंड पावर में एक अपॉर्चुनिटी आपको दिख रही है, पोजीशन वहां पर आप ले सकते हैं। ये पूरा पैक आप गौर करें, एक अच्छे खासे मोमेंटम में दिखाई दे रहा है। इस बीच एक दो और ट्रेड्स जहां पर हमने देखी है अच्छी हरकत बैंकों में। प्रशांत की नजर एसबीआई पर गई, लेकिन आरबीएल भी एक स्टॉक है रुचित जो आउट परफॉर्मर है। वायदे कारोबार में बहुत तगड़ा मूव इसमें देखने को मिला है आज। 9% ऊपर, 7% से ज्यादा का ओआई एडिशन, और लार्जली यहाँ पर देखिए तगड़ा ट्रेंड मजबूती का बना है, तो क्या करें? जी थिंक यहाँ पे मैं कहूंगा कि अगर एग्जिस्टिंग पोजीशंस है निचले लेवल से लिया हुआ है तो स्टॉक को होल्ड करें। फ्रेश बाइंग के लिए स्टॉप लॉसेस काफी बड़े आएंगे करंट लेवल से, क्योंकि जो सपोर्ट है वो 122 के आसपास अभी बन रहा है।
सो एग्जिस्टिंग पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं। 145 तक के टारगेट्स नियर टर्म में स्टॉक में आ सकते हैं। ओके, तो एग्जिस्टिंग पोजीशन को आप होल्ड कर सकते हैं। वैसे आज क्योंकि वो मंथली एक्सपायरी भी है, बहुत स्ट्रॉन्ग रोल ओवर का आंकड़ा भी देखने को मिल रहा है। नेली 81% का रोल अगली सीरीज में लोग कर रहे हैं। इस स्टॉक में तेजी हो रही है। चलिए अब देख लेते हैं किसने क्या जोड़ा और उसका कितना फायदा हमारे जानकारों के हाथ इस समय लग रहा है। अमित, प्रशांत और रुचित का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर आएगा। रुचित ने एक तो यूनाइटेड स्पिरिट्स कैरी किया है, 940 का टारगेट ये कैरी कर रहे हैं, 844 स्टॉप लॉस दिया था। जेके पेपर नया जोड़ा, 440 का टारगेट है, स्टॉप लॉस 390 का। यूफ्लेक्स में भी तेजी की ही कॉल है, 805 के टारगेट के लिए मौका और 712 का आप दरअसल स्टॉप लॉस लगाएं। दूसरी तरफ देखिए रिटर्न्स क्या है, तो जेके पेपर नेली 1% के रिटर्न्स जोड़ रहा है। यूफ्लेक्स थोड़ा सा फ्लैट है, 0.5% की कमाई हो रही है यूएसएल में। अब अमित का पोर्टफोलियो आएगा, तो टाटा केमिकल्स इन्होंने कैरी किया, 1250 के टारगेट के लिए 1150 स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। करूर व्यासा बैंक 110 का टारगेट, 95 का स्टॉप लॉस, तेजी का ट्रेड। एमएनएम भी जोड़ा है कुछ ही देर पहले 1375 के टारगेट के लिए और यहाँ पर 1260 स्टॉप लॉस है। एमएनएम हल्का सा फ्लैट टू पॉजिटिव 0.10% के रिटर्न्स करूर व्यासा दे रहा है। टाटा केमिकल्स इनको 1.5% जोड़कर दे रहा है। अब प्रशांत का पोर्टफोलियो देखिए, दो दिग्गज, एक तो वेदांत 315 का टारगेट और 282 स्टॉप लॉस और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर भी दाव तेजी का ही है, 635 का टारगेट है, स्टॉप लॉस यहाँ पर 565 का। एसबीआई तो इस घंटे थोड़ा सा दबाव में आया है, लेकिन वेदांत 0.12% के रिटर्न्स जोड़कर दे रहा है। ओवरऑल स्थिति अब कितनी मजबूत हुई है तीनों ही जानकारों के पोर्टफोलियो की, वो अब आपकी स्क्रीन पर देखिए। लगभग 11% की कमाई प्रशांत सावंत की, इनके ठीक पीछे हैं अमित सेठ 9% के रिटर्न्स के साथ और रुचित ने करीब करीब 4% के रिटर्न्स कमा लिए हैं। यह है फिलहाल आपके लिए ताज़ा तस्वीर खिलाड़ी नंबर 1 की। कोई भी अगर अपडेट होगा उसका जायजा हम लेंगे ज़रूर, 1 बजे एक अपडेट भी लेकर आएंगे आप सभी के लिए। ऑल द बेस्ट आप तीनों को। इस बीच क्योंकि हम मेटल कंपनियों की बात कर रहे थे, मेटल कंपनियां और खासतौर से टाटा स्टील, इसकी नज़र तो है अब यूके में जो नई सरकार बनी है उनकी तरफ से क्या एक राहत का पैकेज मिलेगा या नहीं। याद रखिएगा टाटा स्टील का जो यूके का बिजनेस है वो थोड़े से दबाव में चल रहा है। वहां पर ऐसी नौबत आ गई थी कि पिछले हफ्ते रिपोर्ट्स भी थी कि शायद इन्हें इस बिजनेस से एग्जिट करना पड़े। टीवी नरेंद्रन कंपनी के एमडी और सीईओ कह रहे हैं उम्मीद है कि सरकार, जो नई सरकार बनी है, वो जल्द से जल्द फंडिंग का फैसला लेगी। Most steel companies to their governments across Europe is at least 50% of the capex that needs to be spent needs to be supported by the government. On top of that, there needs to be support on OPEX to the extent of the differential in energy costs when you move from the current energy sources to new energy sources. I think these are the fundamental principles, not just for Tata Steel, but pretty much all steel companies in Europe have been talking to their governments about, and so that's as much as I can say now without getting into the specific. Each of our businesses need to stand on its own. We have supported the business for a long time. We have invested a lot of money over the years in trying to keep the business going, but I think now it's time for other stakeholders also to chip in. चलिए इस मौके पर वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। टाटा स्टील और बाकी मेटल काउंटर्स आउट परफॉर्म करते हुए आगे जायजा कमोडिटी मार्केट के एक्शन का।